और कल दशहरा था। दशहरा के मौके पर दिल्ली से जो तस्वीर आई वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीर दिल्ली के जेएनयू से आई। छात्रों के दो संगठन आपस में भिड़ गए, आरोप प्रत्यारोप लगाया एक दूसरे पर। हमारे सहयोगी जेएनयू पहुंचे, उन्होंने पड़ताल की। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दशहरे के दिन तनाव बना रहा। दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के गुट भिड़ गए। एबीवीपी के छात्रों का आरोप है कि इस दौरान दुर्गा प्रतिमा पर पत्थर, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए। पूजा के बाद में विसर्जन में काफ़ी संख्या में 500-600 से ज़्यादा संख्या में छात्र शोभा यात्रा में शामिल थे। छात्र छात्राएं कैंपस में पूरे समय शोभा यात्रा घूमी। उसके बाद में साबरमती टी पॉइंट पर शोभा यात्रा पहुंची तो वहां पर लेफ्ट की जो पार्टीज़ हैं उनके कुछ छात्र वहां ऑलरेडी उपस्थित थे साबरमती टी पॉइंट पर। स्टोन पेल्टिंग भी की उन्होंने? वो नारेबाजी कर रहे थे विरोध में। जब ये दोनों इधर से शोभा यात्रा पहुँची, उनकी नारेबाजी तेज़ हुई। उसके बाद उन्होंने उधर से माँ दुर्गा की तरफ से जूता चप्पल दिखाए ऊपर से, फिर जूते चप्पल फेंके। उनके हाथ में वुडन स्टिक्स थी, वो भी उन्होंने फेंकी। उधर वामपंथी छात्रों ने कहा कि एबीवीपी ने रावण दहन के कार्यक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया। रावण के सिरों के साथ शर्जील इमाम और उमर खालिद के फोटो लगाए गए। साबरमती टी पॉइंट पे जो हमारा कॉल था, वहाँ हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। इस बात को रजिस्ट करते हुए कि उमर खालिद शर्जील इमाम का आप पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। कल देर शाम बवाल मचा था और बवाल मचा था रावण दहन पर और शोभा यात्रा पर। एबीवीपी के छात्रों का ये आरोप है कि जब वो शोभा यात्रा कल रात निकाल रहे थे तो लेफ्ट के जो छात्र हैं वो प्री प्लान तरीके से उन्होंने जूते चप्पल दिखाए और साथ ही साथ स्टोन पेल्टिंग भी की। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये रावण दहन का जो कार्यक्रम एबीवीपी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद के जो पोस्टर्स हैं वो भी जो है फाड़े गए, उन्हें जलाया गया, जिसका विरोध लेफ्ट के छात्र कर रहे थे। और लेफ्ट के छात्रों की तरफ से ये कहना है, आरोप लगाया जा रहा है कि ये एबीवीपी के छात्र थे जो वायलेंस जो है उसे और ज्यादा जो है प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पहले भी साल 2016 में दशहरे पर रावण के पुतले जलाने को लेकर दो छात्र संगठन में भिड़ंत हुई थी। इसके अलावा साल 2014 में कैंपस के अंदर महिषासुर शहादत दिवस मनाने को लेकर तनाव हुआ था। पर आज बरेली में नमाज शांतिपूर्वक हो गई। नमाज पर जोर इसलिए क्योंकि पिछले शुक्रवार को बवाल हो गया था। इस बार सब शांतिपूर्वक हुआ। तो सवाल है क्या जो योगी ने कदम उठाए उसके बाद से साम दाम दंड भेद काम आ गया? एक रिपोर्ट आई आपको और दिखाते हैं। बरेली में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज शांति के साथ निपट गई। इसके पहले पुलिस ने अपनी तैयारियों में पूरी बरेली को छावनी में बदल दिया। जुमे की नमाज से पहले बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मकसद ये था कि पब्लिक में कोई भय ना पैदा हो, ये भरोसा पैदा हो कि किसी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए इस बार पूरे बरेली को 5 जोन में बांट दिया गया। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी बरेली में तैनात किए गए। महिला पुलिसकर्मियों ने विशेष तौर पर मोर्चा संभाला। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की गई। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से छूटा हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। सभी संवेदनशील इलाकों के ऊपर ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। किसी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई। देखिए, जो ये दंगाई, बलवाई, उपद्रवी, खुरापाती तत्व होते हैं, इनकी कोई न जाति होती है न कोई धर्म होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और इन सबों की जगह जो है सिर्फ एक ही है और वो है जेल। ऐसे तत्वों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं जेल में पहुंचाएंगे और कठोर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो उनको इस प्रकार की सज़ा हो जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए नज़ीर का काम कर सके। इस
बीच पिछले शुक्रवार को हुई बरेली हिंसा के सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें 200 लोगों को नामजद किया गया। अभी तक मुख्य आरोपी तौकीर रजा, उसके सहयोगी नफीस, नदीम समेत 82 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आइला मोहम्मद पर जो विवाद हुआ उसकी एंट्री बिहार में तो बहुत पहले ही हो गई थी। कई जिलों में पोस्टर लगे, विवाद हुआ, लेकिन अब गोपालगंज में भी पोस्टर लग गए। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चुनावी वक्त में सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर से हुई शुरुआत के बाद बरेली में बीते दिनों क्या कुछ हुआ, इसे सबने देखा। पहले यूपी में एक के बाद एक कई शहरों में यह विवाद बढ़ता गया और फिर राज्य दर राज्य इसको लेकर बवाल बढ़ता चला गया। आई लव मोहम्मद को लेकर जारी विवाद की एंट्री तो बिहार में पिछले दिनों अररिया से हो गई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में फैलता जा रहा है। अररिया के बाद हाजीपुर में पोस्टर लगे और बीते 24 घंटे में मोतिहारी और गोपालगंज में पोस्टर लगाए गए। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां हथुआ बाजार में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, यहाँ तुर्कौलिया इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। बड़ी बात यह है कि जब शहर में दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा था, उसी दौरान अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए। तो ऐसे में सवाल यही है, बिहार में पोस्टर लगाने के पीछे असली मंशा क्या थी? क्या पोस्टर लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? पोस्टर लगाकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसने रची? पोस्टर के जरिए क्या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश थी? क्या ये किसी संगठित गैंग या राजनीतिक दल की चाल है? बहरहाल गोपालगंज में लगे पोस्टर पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा धर्म विशेष पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। स्पोर्ट मीटिंग में इन पोस्टरों को नहीं लगाने की सलाह दी गई है। कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना से सोमू आनंद, NDTV इंडिया के लिए। और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना या पोस्टर लगाना इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो ओवैसी कह रहे हैं आखिर उसके मायने क्या हैं? दोनों ने कैसे एक दूसरे को घेरा है, दोनों की बात आपको सुनाते हैं, आपको अंदाजा लगाइए। अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर RSS बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। कल की बात बताता हूं, हमारा रवि भाई जो हमारा बड़ा ओवैसी हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र का कोई प्रोग्राम में गया, वो जैसा ही बाहर निकलता है कुछ लोग आई लव का बैनर देते हैं उसको, वो बैनर लेने से घबराता है, नहीं। इतना डर उसमें, ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा मुल्ले को अंदर डाले ना तो ओवैसी की भी। बिहार में चुनाव है और बिहार में पोस्टर पर सियासत भी गर्म है। आरजेडी और जेडीयू क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, वो भी देख लीजिए। संविधान में ही सभी को अपने अपने धार्मिक आस्था के अनुसार, अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार धार्मिक आजादी मिली हुई है और उसी के अनुसार सभी लोग अपने अपने धार्मिक आस्था का पालन करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बना रही है, जिस तरह से माहौल खड़ा करना चाहती है, ये उचित नहीं है। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में पोस्टर्स के माध्यम से कुछ लोग नकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं और हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करके लाभ लेना चाहते हैं।
हमें लगता है कि हर किसी को समन्वय बनाने की ज़रूरत है और हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करने की ज़रूरत है। हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलंबिया में थे। उन्होंने एक बयान दिया, उनके बयान पर बवाल मच गया है और यह बयान लोकतंत्र पर था। बीजेपी ने घेर लिया, देखिए। कोलंबिया में राहुल गांधी की तरफ से लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने राहुल के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ हमला बोला बल्कि कई सवाल भी उठाए। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के बयान पर क्या कहा। देश की जनता के सामने स्पष्ट है कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है, ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है? राहुल गांधी कल कोलंबिया में थे, जहां EIA यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भारत के लोकतंत्र पर चौतरफा हमले हो रहे। बस फिर क्या था? राहुल के इस बयान से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। आइए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर सियासी घमासान मचा। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को लेकर सवाल खड़े करते रहे। राहुल कई बार ऐसा कर चुके हैं और हर बार न सिर्फ ये बड़ा मुद्दा बनता है बल्कि सत्ता पक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब विदेशों में राहुल गांधी ने भारत के खिलाफ बयान दिया हो। आइए आपको बता दें कब कब और किस मौके पर राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए। 11 सितंबर 2024 को अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था, भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है, आरक्षण जैसे मुद्दों पर न्याय नहीं मिलता और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चिंताजनक है। फिर आइए मार्च 2023 में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने कहा था, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यूरोप अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यापार के कारण ही यूरोप और अमेरिका चुप हैं। फिर आइए 6 मार्च 2019 को लंदन में राहुल ने कहा था, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रही है। फिर 22 मई 2018 को सिंगापुर में राहुल गांधी थे, वहां उन्होंने कहा, भारत में नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, सरकारी नीतियां युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। और फिर 17 अगस्त 2017 को नॉर्वे में राहुल ने कहा था, भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने जैसे ये बयान दिया उसके बाद बवाल मचा। फिर बीजेपी के कई नेता सामने आए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये राहुल की देश को बदनाम करने की जिद है और गौरव वल्लभ ने कहा कि लोकतंत्र पर नहीं, राहुल की सोच पर खतरा है। सुनिए दोनों नेताओं ने राहुल के बयान पर क्या कहा। ये जिद ठान रखी है कि वो भारत को बदनाम करेंगे। भारत की डेमोक्रेसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, वो भारत का अपमान कर रहे हैं। किसी भी शर्त पर यह स्वीकार नहीं है। डेमोक्रेसी को एक बार खतरा हुआ है, जब इमरजेंसी लगी थी वो कांग्रेस के दौर में लगी थी, जब संविधान खतरे में आया था, देश खतरे में आया था। आज डेमोक्रेसी पूरी तरह मजबूत है। जिस भारतीय लोकतंत्र का दुनिया का हर देश उदाहरण देता है, राहुल गांधी जी को उसमें खतरा दिखता है। राहुल गांधी जी, खतरा दो चीजों में है, एक तो आपकी सोच के ऊपर खतरा है और एक कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के ऊपर खतरा है। इन दोनों चीजों पर खतरा है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और आपकी जो सोच है, भारत विरोधी सोच, जब भी आप भारत जाते हो, भारत के खिलाफ बात करते हो,
भारत के संविधान के खिलाफ बात करते हो, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बात करते हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के ऊपर खतरा बताते हो। खतरा कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर और आपकी सोच पर है। और कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री को उन्होंने रावण कह दिया लंका में आग लगाएंगे, और उसके बाद से उनकी आलोचना हो रही है। 131वीं बार प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए। संजय राउत ने भी ऐसा ही बयान दिया, उसके बाद से उनकी भी चौतरफा आलोचना हो रही है। देखिए, अभी मोदी जी आधुनिक रावण के सिंबल हैं। मोदी जी को बहुत दिनों तक नहीं चलना है और इनकी लंका में आग लगेगी। मुंबई में रावण को डुबाइए, बहुत से रावण है सरकार में, और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राहुल गांधी के हाथ में मशाल है, वो रावण को जलाएंगे। अपने विवादित बयानों के चलते बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की तरफ से कभी सांप, कभी बिच्छू, तो कभी भरे मंच से गालियां दी गई, लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने हद ही पार कर दी। उदित राज ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी और यहां तक कह दिया कि इस बार उनकी लंका में आग भी लगेगी। अभी मोदी जी आधुनिक रावण के सिंबल हैं और जिस तरह से अपने सोने का महल बना रहे हैं और जिसमें जाने वाले उसी के सोने का महल जलेगा। उदित राज से पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी विवादित बयान दिया। कहा 10 साल में इतने रावण पैदा हो गए कि एक रावण को मारेंगे तो 10 रावण पैदा हो जाएगा। 10 साल में इस देश में और महाराष्ट्र में इतने रावण पैदा हो गए, तो एक रावण अगर आप मारेंगे तो 10 रावण पैदा होते हैं यहाँ। और जब से अमित शाह की सत्ता आई है तब रावण ही रावण हो गए देश में। राम का राज्य खत्म हो गया, राम का नाम खत्म हो गया, राम का विचार, सत्यवादी विचार खत्म हो गया। कल बारिश था तो लोगों के मन में सवाल था कि अब रावण को जलाए कैसे, तो रावण को डुबाना पड़ेगा मारने के लिए। तो मतलब मुंबई में रावण को डुबाइए, बहुत से रावण है सरकार में, और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राहुल गांधी के हाथ में मशाल है, वो रावण को जलाएंगे। राउत के इस बयान का समर्थन करते हुए उदित राज ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुन लीजिए। अभी जो संजय राउत ने कहा कि दिल्ली के रावण को जलाना है, तो दिल्ली के रावण को जलाने के दिन नजदीक है, लेकिन दिल्ली का रावण मोदी जी को बहुत दिनों तक नहीं चलना है और इनकी लंका में आग लगेगी। अब तक का इतिहास गवाह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जितनी गालियां और जितने अपशब्द कहे गए हैं, बीजेपी को इससे फायदा ही हुआ है और बीजेपी दोगुनी मजबूती के साथ उभरी है। बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में इस तरह के विवादित बयानों से विपक्ष को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर उदित राज के बयान पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया। ब्रेक से पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें उदित राज ने विवादित बयान दिया था। अब उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनिए बीजेपी कैसे उदित राज को। लगातार राहुल गांधी मोदी जी को लाठी डंडे से मारने की बात करते हैं। कोई बोलता है हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, 150 से अधिक गालियां देते हैं उनकी जाति को, उनके ओबीसी समाज को। रावण, गंगू तेली, भस्मासुर, नीच, इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। ये दिखाता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान हैं और एक व्यक्ति से विरोध करते करते संवैधानिक पदों की भी इनको गरिमा का ख्याल नहीं रहता। इसीलिए कभी चुनाव आयोग पर, कभी भारत पर, भारत की सनातन संस्कृति पर लगातार हमला करते हैं। इनफैक्ट उदित राज ने तो बोला है राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। तो सोचिए कि मोदी विरोध में भारत विरोध में भी उतरना इनका आम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह हताश और निराश हो चुके हैं।
उनकी रैली में लोग आते नहीं, उनके पास न आज निशान है, न विधायक है, न पार्टी है। वो काफ़ी परेशान हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौत के सिरप की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मौत का सिरप। उसके पीछे की वजह यह है कि मासूम बच्चों ने सिरप पिया और उनकी जान चली गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि कुल 12 मासूमों की जान चली गई। अब उनके परिवार वाले, देश के लोग पूछ रहे हैं कि 12 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। दो राज्यों में कप सिरप से 11 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 मासूमों की गई जान। राजस्थान में कप सिरप से 2 बच्चों की हुई मौत। दावा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के सीकर और भरतपुर में कप सिरप पीने के बाद बच्चे सोए तो फिर उठ नहीं पाए। 2 राज्यों में 25 दिनों के अंदर 11 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल ये पूरा मामला 1 महीने से चल रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। छिंदवाड़ा में 7 सितंबर को पहला केस सामने आया था, जब 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। आशंका जताई गई कि सिरप की वजह से बच्चे की मौत हुई। एमपी में जिन बच्चों की मौत हुई है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसको लेकर एमपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से जब सवाल किया गया तब उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है, लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया। भरतपुर के लोहासा गांव में 2 साल के बच्चे तीर्थराज की मौत हो गई। तीर्थराज दवा पीकर सोया तो उठा ही नहीं। वह जो सरकारी हॉस्पिटल जी इसमें दिखाने के लिए ले गया तो उसमें डॉक्टरों ने खांसी जुकाम की जो सिस्टम दवाई थी वो लिख के दी। मैं उनको मतलब लेके वहां से, और जो डॉक्टरों ने बताया भाई हिसाब से मैंने उसके लिए खांसी दवाई दी। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद लड़का मेरा सो गया, उसके बाद जगा नहीं। बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कायसन फार्मा की सारी दवाओं पर रोक लगा दी। इधर दवाई के घातक असर पर एनडीटीवी इंडिया ने जब एक्सपर्ट से बात की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आपको लगता है कि ये कहीं चूक रही है कि छोटे बच्चों को ये दवा दी जा रही थी? अब हो सकता है ये एक संभावना बन सकती है, उसके लिए देखना पड़ेगा ये कितने छोटे बच्चे में दवाई लिखी गई है। मगर उसकी दवा, उसको पूरी गहनता से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि उसकी दवाई की मात्रा कितनी दी गई। दवाई वास्तविकता में, क्योंकि दवाई बहुत लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल है, तो अचानक से ये दवाई अगर इतना नुकसान कर रही है तो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर भी पूरा देखना पड़ेगा सर। इधर बच्चों की मौत को लेकर सियासत भी हो रही है। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी ही सरकार को घेरा। मैं महसूस करता हूं कि निश्चित तौर पर इस प्रकार की कमियों पर पर्दाफाश नहीं डालकर निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस भी एजेंसी ने, जिस भी लैब ने इस दवाई को मान्यता की बात कही और उससे पूर्व 1 महीने पहले इसी दवाई, इसी कायसन फार्मा की दवाई में जब इंग्रेडिएंट्स शून्य पाए गए उसमें इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाना चाहिए था। आज क्यों नहीं हुई, अब क्या सरकार अधिकारियों का स्टैंड है मैं नहीं कह सकता, पर मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। ऐसे में सवाल यही कि आखिर 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बच्चों की मौत पर कब एक्शन लेगी सरकार? क्या बच्चों को दी गई सिरप का पैरामीटर नियम के मुताबिक था? पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा कौन दिलाएगा? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या मिलीभगत का नतीजा? बहरहाल जांच जारी है।
उम्मीद है सब कुछ जल्द साफ होगा ताकि भविष्य में इस तरह के मामले ना हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कप सिरप से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। कप सिरप को लेकर बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है और यह कहा है कि 2 साल तक के बच्चों को कप सिरप न दें। 5 साल तक के बच्चों को कप सिरप देने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिलहाल एडवाइजरी जारी की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है कल और परसों। बिहार में एनडीए सीट बंटवारे को लेकर तैयारी तेज हो गई है और बिहार प्रदेश बीजेपी की बैठक होने जा रही है जिसमें सीटों को लेकर के बंटवारा होगा। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और इस 2 दिन की बैठक में 4 और 5 अक्टूबर को जो पटना में बैठक हो रही है इसमें सीटों को लेकर के बात होगी कि आखिर चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएंगी, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें दी जाएंगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें दी जाएंगी, ये सब कुछ तय होगा। और बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के नाम ज्यादा काटे गए हैं। अब इस पर सियासत हो रही है कि महिलाएं तो पलायन भी कम करती हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ, एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर ये सियासत है। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची भी विवादों के घेरे में है। पहले तो क्षेत्रों के हिसाब से बढ़े या घटे वोटर्स को लेकर विवाद शुरू हुआ और अब जिस अनुपात में पुरुष और महिला वोटर्स के नाम कटे हैं उसे लेकर सियासत तेज है। चुनाव आयोग की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें महिला वोटर्स के नाम कटने का अनुपात पुरुषों के मुकाबले अधिक है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 7 जनवरी 2025 को एसएसआर के बाद बिहार में महिला वोटर्स की संख्या 3,72,57,477 थी। वहीं पुरुष वोटर्स की संख्या 4,07,63,352 थी। इसमें लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 पुरुष वोटर्स पर 914 महिला वोटर्स थीं। 30 सितंबर 2025 को एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट जारी किया गया। फाइनल ड्राफ्ट में महिला मतदाताओं की संख्या घटकर 3,49,82,828 रह गई, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या 3,92,07,000 है। इसे अनुपात में देखेंगे तो प्रति 1000 पुरुष वोटर्स पर 892 महिला वोटर्स रह गईं। 7 जनवरी 2025 के एसएसआर और 30 सितंबर 2025 को एसआईआर के फाइनल ड्राफ्ट की तुलना करें तो बिहार में प्रति 1000 पुरुष वोटर्स पर 22 महिला वोटर्स कम हो गईं, जो कि काफी ज्यादा है। बिहार में एसएसआर और एसआईआर के बीच 4.91% मतदाता घटे, जिसमें 3.82% पुरुष घटे, जबकि 6.11% महिलाएं सूची से बाहर हुईं। चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हीं लोगों के नाम काटे गए हैं जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा एब्सेंट, शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर्स के नाम लिस्ट से बाहर किए गए हैं।